जब भी कोई व्यक्ति कोई नया सामान खरीदता है ना? मान लीजिए एक नया स्मार्टफोन लिया, तो प्रक्रिया बहुत स्पष्ट होती है। फोन में कोई खराबी आई, आपने जेब से वारंटी की रसीद निकाली, ग्राहक सेवा केंद्र गए और बस उन्होंने उसे ठीक कर दिया या बदल दिया। मतलब ये एकदम सीधा और साफ है। बिल्कुल। एक रसीद होती है, एक स्पष्ट अधिकार होता है और एक समाधान मिल जाता है। ये पूरी तरह से एक निर्धारित व्यवस्था है। हम इंसानों को चीजें इसी तरह स्पष्ट और सुलझी हुई देखना पसंद है। हाँ, बाजार के नियम सीधा है कि आपने कीमत चुकाई है तो आपके अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन देखिए, जब हम एक बाजार की दुकान से निकलकर एक समाज, एक देश या एक व्यापक लोकतंत्र के दायरे में कदम रखते हैं, तो वो जो वारंटी कार्ड है ना, वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। सही कहा आपने। वहाँ अधिकारों की तस्वीर उतनी साफ नहीं होती जितनी किसी दुकान के बिल पर छपी होती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव में हम 15 और 16 मार्च 2026 के आसपास के समाचारों, रिपोर्ट्स और घटनाक्रमों को खंगाल रहे हैं। हमारा मिशन यह समझना है कि कैसे उपभोक्ता अधिकारों से लेकर भविष्य की एआई तकनीक तक सब कुछ आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। और शुरुआत करने के लिए 15 मार्च से बेहतर क्या हो सकता है, जिसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक जागरूक उपभोक्ता एक मजबूत बाजार की नींव है, तो क्या अधिकारों की व्यापक जागरूकता एक मजबूत समाज की नींव नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर हम अधिकारों के इस विचार को एक बड़े संदर्भ में देखें, तो ये सिर्फ बाजार में मोलभाव करने या खराब सामान वापस करने तक सीमित नहीं रहता। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपनी आवाज कैसे उठाते हैं। तो आपका मतलब है कि उपभोक्ता अधिकार सिर्फ एक शुरुआत है? हाँ, एकदम। उपभोक्ता अधिकार तो दरअसल एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। असली जटिलता तब शुरू होती है जब हम नागरिक अधिकारों की बात करते हैं। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उलझी हुई और जटिल व्यवस्था है, जहां हर दिन नए सिरे से बातचीत करनी पड़ती है। और ये बातचीत कितनी अलग-अलग तरह से हो सकती है, ये हमारे आज के घटनाक्रमों में बहुत साफ दिखाई देता है। देखिए, हमारे पास लोकतंत्र की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये लोकतंत्र का सबसे जाना माना रूप है। बिल्कुल, सबसे पारंपरिक और उत्सव वाला रूप। लोग कतारों में लगेंगे, वोट डालेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। ये मतदान का सीधा अधिकार है। चुनाव वो समय होता है जब नागरिक बहुत स्पष्ट और सीधे तौर पर सत्ता में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं। यह उस वारंटी कार्ड के सबसे करीब की चीज है जो एक लोकतंत्र हमें देता है। हर 5 साल में एक बार नागरिक सिस्टम को रिन्यू करते हैं या बदल देते हैं। लेकिन क्या? लेकिन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों के दिन नहीं, बल्कि 2 चुनावों के बीच के समय में होती है। एक मिनट रुकिए, चुनावों के बीच के समय का क्या मतलब है? अगर हमने सरकार चुन ली तो क्या संवाद पूरा नहीं हो गया? यहाँ मुझे लद्दाख का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, लद्दाख का मामला इस बात को समझने के लिए एकदम सटीक। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो मतदान की कतारों से बहुत अलग है। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत जो हिरासत थी उसे रद्द कर दिया है। और इसके तुरंत बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा, विशेष रूप से छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अब देखिए, एक तरफ 5 राज्यों में चुनावी रैलियां हो रही हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में इस तरह का तनाव और फिर बातचीत का दौर चल रहा है। ये सब कैसे जुड़ता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो यही लोकतंत्र की असली गतिशीलता है। लद्दाख का मामला ये समझने के लिए बेहतरीन है कि चुनाव के बाद भी नागरिक अपनी मांगे कैसे मनवाते हैं। लद्दाख की स्थिति बहुत विशिष्ट है। वे छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ये छठी अनुसूची क्या है? ये भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देता है, ताकि वे अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बाहरी दखल से बचा सकें। लद्दाख के लोगों की चिंता है कि बिना इस सुरक्षा के उनकी अनूठी पारिस्थितिकी और जनसांख्यिकी खतरे में पड़ सकती है। तो दूसरी तरफ सरकार का नजरिया क्या है? क्योंकि मतलब रासुका लगाना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
सही कहा। सरकार को सिर्फ एक क्षेत्र की स्थानीय मांगों को नहीं देखना होता, बल्कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की संवेदनशीलता और पूरे देश के एकीकरण को भी साधना होता है। लद्दाख एक बेहद संवेदनशील सीमावर्ती इलाका है, इसलिए वहां प्रशासन सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता है। तो ये टकराव स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रासुका को हटाया गया और गृह मंत्रालय ने बातचीत के लिए मेज तैयार की। ये दिखाता है कि जब असहमति बढ़ती है तो उसे दबाने के बजाय नेगोशिएशन यानी बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है। ये सच में एक बहुत गहरा नजरिया है। यानी चाहे वो तमिलनाडु में ईवीएम का बटन दबाना हो या दिल्ली में गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर लद्दाख के भविष्य पर चर्चा करना हो, ये दोनों ही लोकतांत्रिक संवाद के ही रूप हैं। एकदम सटीक। एक में जनता थोक में बोलती है और दूसरे में नीतिगत स्तर पर बारीकी से बात होती है। लोकतंत्र कोई स्थिर ढांचा नहीं है जिसे एक बार बनाकर छोड़ दिया जाए। ये एक लगातार चलने वाली, कभी-कभी बहुत शोर शराबे वाली और अक्सर जटिल बातचीत है। अब जब हम सिस्टम और ढांचे की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें उस बुनियादी ढांचे पर भी गहराई से विचार करना चाहिए जो इस पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को चलाता है। मतलब नागरिक अधिकारों का ये पूरा सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब देश का हार्डवेयर मजबूत होगा। बिल्कुल। और इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं वे सच में भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। और दिलचस्पी बात यह है कि बुनियादी ढांचा अब सिर्फ ईंट, सीमेंट या कंक्रीट तक सीमित नहीं है। ये तेजी से डिजिटल और अदृश्य होता जा रहा है। गुजरात के धुलेरा का उदाहरण ही ले लीजिए। वह देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट आकार ले रहा है। हम हमेशा न्यूज में सेमीकंडक्टर या चिप्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसकी अहमियत समझते हैं? सेमीकंडक्टर आज के युग का नया तेल है। अरे वाह, नया तेल? वो कैसे? देखिए, आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फोन हो, कार हो या अस्पताल की मशीनें हो, वे सब इन छोटी सी चिप्स पर निर्भर हैं। दशकों से हम इन चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं, जिससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला हमेशा एक खतरे के साए में रहती थी। यानी अगर बाहर से चिप्स आना बंद तो हमारी मशीनें बंद? बिल्कुल। धोलेरा में इस प्लांट का बनना सिर्फ एक कारखाने का निर्माण नहीं है, ये रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य के संकटों में भारत का तकनीकी ढांचा ठप न पड़े। और बात सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं रुक रही है। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी यानी एआई सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या लखनऊ की सड़कों पर अब रोबोट घूमेंगे? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। की जगह पर मिलकर काम कर सकें। ये हार्डवेयर को दिशा देने वाले सॉफ्टवेयर का केंद्र होगा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। धोलेरा में आप दिमाग का ढांचा बना रहे हैं और लखनऊ में आप उस दिमाग की सोच विकसित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा पहलू भी है जो भौतिक और डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़ता है। आप किस चीज की बात कर रही हैं? तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की। वहां देश की पहली डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू किया गया है। ये डिजिटल ट्विन वाला कॉन्सेप्ट मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगा। इसे मैं इस तरह समझता हूँ, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। वहाँ रोजाना हजारों कंटेनर आ जा रहे हैं, विशाल क्रेन काम कर रही हैं और जहाजों की आवाजाही हो रही है। बिल्कुल एक व्यस्त जगह। अब अगर प्रशासन वहाँ कोई नई व्यवस्था या नया ट्रैफिक नियम लागू करना चाहता है, तो सीधे उस असली बंदरगाह पर प्रयोग करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। एक छोटी सी गलती से करोड़ों का नुकसान या भयंकर जाम लग सकता है। तो इसका समाधान क्या है? तकनीकी मदद से उस पूरे बंदरगाह की 100% सटीक वर्चुअल कॉपी बनाई जाती है कंप्यूटर के अंदर। ये उसका डिजिटल क्लोन या डिजिटल ट्विन है। अब वे जो भी प्रयोग करना चाहते हैं वो पहले उस डिजिटल बंदरगाह पर करते हैं। अगर वहां सब सही काम करता है तभी उसे असली दुनिया में लागू किया जाता है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये तकनीक मूल रूप से भविष्य की गलतियों को वर्तमान में सुधारने का एक तरीका है। ये भौतिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित, तेज और कहीं अधिक कुशल बनाती है। लेकिन इन सब हाईटेक बातों के बीच एक ऐसी खबर भी है जो हर रोज हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले आम आदमी से जुड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग के वार्षिक पास शुल्क को बढ़ा दिया है। हाँ, पहले ये 3000 रुपए था और अब इसे बढ़ाकर 3075 रुपए कर दिया गया है। अब कोई पूछ सकता है कि AI सिटी और डिजिटल ट्विन जैसी बड़ी बातों के बीच ये 75 रुपए की बढ़ोतरी इतनी अहम क्यों है?
भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये 75 रुपए उस अदृश्य डिजिटल दुनिया की कीमत है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। एक दशक पहले जब हम हाईवे पर चलते थे तो टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकती थीं, नकद लेन देन होता था और लंबी कतारें लगती थीं। हाँ, वो तो एक बहुत ही थकाने वाली प्रक्रिया थी। बिल्कुल। फास्टैग ने उस पूरी भौतिक प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया, लेकिन उस डिजिटल सिस्टम को हर सेकंड चालू रखने के लिए बड़े सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मतलब ये सब मुफ्त में नहीं होता? एकदम सही। ये बढ़ोतरी दरअसल एक अनुस्मारक है कि डिजिटल सुविधाएं मुफ्त नहीं होती। जब हम किसी भौतिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाते हैं तो उसके रख रखाव की एक निरंतर लागत होती है। तो एक तरफ हम भारत के भीतर एक अभेद्य डिजिटल और भौतिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल बंदरगाह और स्मार्ट हाईवे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कोई देश सिर्फ अपने घरेलू ढांचे को मजबूत करके पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है? दुनिया तो बहुत बड़ी है और खतरे केवल सीमाओं के भीतर से नहीं आते। यही वो जगह है जहां कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिका शुरू होती है। और देखिए, आज सुरक्षा की परिभाषा बहुत बदल चुकी है। ये अब सिर्फ तोपों और टैंकों तक सीमित नहीं है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही अलग तरह के उदाहरण हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड नाम का एक विशाल सैन्य अभ्यास हुआ है। ये तो समझ में आता है, ये परंपरागत सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। ये दुश्मनों को एक साफ संदेश है कि हम हमले के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने पड़ोस में श्रीलंका ने अपने आर्थिक संकट से उभरने के लिए भारत से अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट यानी वित्तीय ऋण की मांग की है। सैन्य अभ्यास और आर्थिक ऋण, क्या कूटनीति और सेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि वे एक ही लक्ष्य को हासिल करने के दो अलग-अलग हथियार हैं, और वो लक्ष्य है स्थिरता। फ्रीडम शील्ड हार्ड पावर का उदाहरण है। ये सैन्य सुरक्षा है, लेकिन श्रीलंका को भारत द्वारा दी जाने वाली वित्तीय मदद आर्थिक सुरक्षा और सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। मतलब हम सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा भी कुछ हित है? बिल्कुल। भारत जानता है कि अगर उसके पड़ोस में आर्थिक अस्थिरता होगी तो वहां राजनीतिक संकट आएगा, शरणार्थियों की समस्या बढ़ेगी और बाहरी ताकतों का दखल बढ़ेगा। इसलिए श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट देना सिर्फ दान नहीं है, ये भारत के अपने रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुरक्षित करने का एक बहुत ही सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। ठीक है, सैन्य और आर्थिक सुरक्षा तो मैं समझ गया, लेकिन श्रीनगर में जो हुआ उसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। श्रीनगर में राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, एक तरफ हम अमेरिका के सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात कर रहे हैं, और अब अचानक हम ठंडे पानी की मछलियों पर आ गए। क्या हम सुरक्षा के मुद्दे से भटक नहीं गए? बिल्कुल नहीं भटके। ये संसाधन और खाद्य सुरक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के इस दौर में असली खतरा सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर मंडरा रहा है। मतलब हमारे पर्यावरण पर? हाँ, हिमालय और अन्य ठंडे इलाकों की नदियां और झीलें बहुत ही संवेदनशील होती हैं। वहां पाई जाने वाली मछलियां जैसे ट्राउट स्थानीय अर्थव्यवस्था और खाद्य श्रृंखला का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पानी का तापमान थोड़ा भी बदलता है या प्रदूषण बढ़ता है तो पूरी प्रजाति नष्ट हो सकती है। ओह, तो इसका मतलब है कि वहां की पूरी आजीविका और भोजन का स्रोत खतरे में आ जाएगा। एकदम सही। और जब किसी क्षेत्र में भोजन और आजीविका का संकट आता है तो वहां सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए श्रीनगर का ये सम्मेलन सिर्फ मछलियों के बारे में नहीं है, ये भविष्य में भोजन की कमी को रोकने, पारिस्थितिकी को बचाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। ये नजरिया वाकई बहुत व्यापक है। फ्रीडम शील्ड से लेकर लाइन ऑफ क्रेडिट और मछलियों के संरक्षण तक, सैन्य, आर्थिक और जैविक सुरक्षा सब एक साथ मिलकर किसी देश को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन इन सारी सुरक्षाओं, इन सारे बुनियादी ढांचों का अंतिम लाभार्थी कौन है? इंसान। बिल्कुल, मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस व्यवस्था में रहने वाले इंसान का शरीर और स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है तो न तो कोई AICT काम आएगी, न डिजिटल ट्विन, और न ही कोई सैन्य अभ्यास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। भौतिक और तकनीकी विकास तभी सार्थक है जब मानवीय ढांचा मजबूत हो
और इसी विचार को 16 मार्च का दिन बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। हाँ, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष 6.0 की शुरुआत की है। जब मैं इसके बारे में गहराई से देख रहा था तो मुझे लगा कि ये पिछले हिस्से में चर्चा किए गए फ्रीडम शील्ड का ही एक रूप है, बस ये एक हेल्थ शील्ड है। बहुत खूब कहा आपने, ये सच में एक हेल्थ शील्ड है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जो टीकाकरण से छूट गए हैं या आंशिक रूप से टीकाकृत हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। जैसे सेना देश की सीमाओं को बाहरी खतरों से बचाती है, वैसे ही टीके इंसान के शरीर को सूक्ष्मजीवों और बीमारियों के हमलों से बचाते हैं। मिशन इंद्रधनुष का छठा संस्करण ये साबित करता है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा कोई एक दिन का अभियान नहीं है, क्योंकि बीमारियां भी तो लगातार बदल रही हैं। बिल्कुल, वायरस और बीमारियां लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए हमारे स्वास्थ्य ढांचे को भी लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। जब आप एक बच्चे को टीका लगाते हैं तो आप सिर्फ उसे एक बीमारी से नहीं बचा रहे होते हैं, आप उसे भविष्य में अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक क्षमता का उपयोग करने का अवसर दे रहे होते हैं। और जब किसी इंसान का स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा सही होता है तो किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, ये हमें खेलों की दुनिया में देखने को मिलता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 चुना है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वर्षों के अनुशासन, बेहतरीन फिटनेस और मानसिक दृढ़ता का परिणाम है। हाँ, ये मानवीय क्षमता का एक चरम उदाहरण है। शुभमन गिल की ये सफलता हमें दिखाती है कि जब व्यक्तिगत प्रतिभा को सही अवसर और सही स्वास्थ्य का साथ मिलता है तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। लेकिन मानवीय उपलब्धियां सिर्फ खेल के मैदान या शारीरिक क्षमता तक ही सीमित नहीं होती, तो और कहाँ दिखाई देती हैं? इस सामाजिक और ऐतिहासिक सीमाओं को तोड़ने में भी दिखाई देती हैं। अरे हाँ, और इस बात का सबसे बेहतरीन और चौंकाने वाला उदाहरण हमें जर्मनी से मिला है। सबरीना विटमन ने इतिहास रच दिया है। वो जर्मनी के पुरुष पेशेवर फुटबॉल इतिहास में पहली महिला मुख्य कोच बन गई हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जरा सोचिए, फुटबॉल एक ऐसा खेल है, खासकर जर्मनी में, जहां का इतिहास और प्रबंधन पूरी तरह से पुरुषों के वर्चस्व वाला रहा है। किसी महिला का वहां मुख्य कोच यानी हेड कोच के पद तक पहुंचना सिर्फ एक खेल की खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये संस्थागत रूढ़ियों के टूटने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। खेल के दुनिया में महिलाओं ने खिलाड़ियों के रूप में तो बहुत सी बाधाएं पार की हैं, लेकिन मैनेजमेंट या नेतृत्व के स्तर पर, वो भी एक पुरुष टीम के लिए जो एक ग्लास सीलिंग होती है ना, वो बहुत ही मजबूत रही है। हाँ, उस कांच की छत को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबरीना विटमन का वहां पहुंचना ये साबित करता है कि जब समाज अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलता है तो योग्यता जेंडर की सीमाओं को पीछे छोड़ देती है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से नए दरवाजे खोल देगी। ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं तो हमने बहुत सी जटिल परतों को खोला है। हमने 15 मार्च के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से शुरुआत की और समझा कि नागरिक अधिकार सिर्फ एक वारंटी कार्ड नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की घोषणाओं और लद्दाख की छठी अनुसूची की बातचीत जैसी एक निरंतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसके बाद हमने देखा कि भविष्य का बुनियादी ढांचा कैसे बदल रहा है। ढोलेरा से सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर लखनऊ की AI सिटी और VO चितमरमार पोर्ट के डिजिटल ट्विन तक, और हाँ, फास्टैग के 75 रुपए के बदलाव के जरिए हमने उस डिजिटल दुनिया की अदृश्य लागत को भी समझा। फिर हम कूटनीति और सुरक्षा पर गए, जहां अमेरिका के फ्रीडम शील्ड, श्रीलंका को भारत की आर्थिक मदद और श्रीनगर के शीत जल मात्स्यिकी सम्मेलन ने हमें दिखाया कि सुरक्षा के कितने अलग अलग आयाम होते हैं। और अंत में हमने मिशन इंद्रधनुष की हेल्थ शील्ड से लेकर शुभमन गिल और सबरीना विटमन की उपलब्धियों तक मानवीय क्षमता की उड़ान को महसूस किया। ये सारी बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं: समाज, तकनीक, कूटनीति और मानव स्वास्थ्य। ये अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि एक ही विशाल मशीन के पुर्जे हैं जो एक दूसरे को चलाते हैं। और इसी मशीन के भविष्य को लेकर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि AI, डिजिटल ट्विन और सेमीकंडक्टर बहुत तेजी से हमारी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। बंदरगाहों से लेकर शहरों तक का एक डिजिटल क्लोन बनाया जा रहा है। हमने उपभोक्ता और नागरिक अधिकारों की भी बात की। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से डेटा और डिजिटल पर निर्भर होती जा रही है, क्या भविष्य में इन अधिकारों की परिभाषा पूरी तरह बदल नहीं जाएगी? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है। जरा सोचिए,
अगर आज एक भौतिक बंदरगाह का डिजिटल ट्विन बन सकता है, तो क्या आने वाले 10 या 20 सालों में एआई की दुनिया में हर इंसान का अपना एक डिजिटल ट्विन या डेटा आधारित क्लोन नहीं होगा, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारी पसंद, हमारे व्यवहार का सटीक रिफ्लेक्शन होगा? और अगर हाँ, तो उस डिजिटल इंसान के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या हमारे उस डेटा अस्तित्व की कोई वारंटी होगी? क्या भविष्य में हमें एक डिजिटल नागरिक अधिकार दिवस की आवश्यकता पड़ेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो आज के तकनीकी और लोकतांत्रिक घटनाक्रमों को देखने के बाद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।